हेलो एंड वेलकम बैक टू पढ़ो सोचो। जैसा कि हमने सीटेट को ध्यान में रखते हुए ऑफिशियल पीवाईक्यूज की डेडिकेटेड सीरीज शुरू की है। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके उन्हें देखिए। ध्यान रखिए, थ्योरी चाहे जितनी आपकी स्ट्रांग हो, अगर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो एग्जाम सेंटर में प्रॉब्लम होगी। और ये सारे क्वेश्चंस ऑफिशियल सीटेट एग्जाम के हैं जो कि लास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। तो चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए आज का सेशन शुरू किया जाए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, व्हाट इज द रोल ऑफ द टीचर इन फैसिलिटेटिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट? संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है, बताइए। देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट। हमें शिक्षक की भूमिका देखनी है, छात्रों को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। सेकेंड है टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग। आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। To give only those tasks that the student can currently do independently। केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है। देखिए सबसे बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का, आपने एक वर्ड देखा स्कैप फोल्डिंग। वाइगोस्की ने स्कैप फोल्डिंग की बात की है, मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात की है। ये बातें कौन करता है? वाइगोस्की। वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे नॉलेज का कंस्ट्रक्शन करते हैं बट सोशल इंटरेक्शन के साथ सोसाइटी उनको हेल्प करती है। ये वैसी बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट सपोज दैट ये सर्कल तक है, पोटेंशियल डेवलपमेंट दूसरा सर्कल है। अगर हम स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा दूसरे सर्कल तक पहुंचेगा। टेम्परेरी सपोर्ट, इसकी बात वाइगोस्की कहते हैं। सो टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू स्कैप फोल्डिंग। हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है पूरी तरह स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देखना। ये प्याजे का है। प्याजे मानते हैं बच्चा खुद से सीख सकता है, एक्टिव लर्नर है, एक्टिव नॉलेज का कंस्ट्रक्ट करते हैं, लिटिल साइंटिस्ट है। तो ध्यान रखें वाइगोत्स्की और पियाजे को लेकर के ऑप्शंस हमेशा मिक्स आते हैं। ये चीज आप दें, वाइगोत्स्की जहांगे वहां स्कैप फोल्डिंग की बात होगी, मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात होगी, सोसाइटी का रोल आएगा। पियाजे बात कहेंगे इंडिविजुअल सीख सकता है, लिटिल साइंटिस्ट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडोलसेंस इज नॉट करेक्ट? किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। चलिए देखते हैं। एडोलसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है, बिल्कुल सही बात है, किशोरावस्था एक सामाजिक रचना है। Adolescence is generally considered to begin with puberty, the process that leads to sexual maturity and the ability to reproduce। किशोरावस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। सही बात है, एडोलसेंस टीन एज होती है, वहीं से हमारी प्यूबर्टी शुरू होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक विजिबल होने लगते हैं। सो दोनों ऑप्शन सही है। फिर है एडोलसेंस इज डेवलपमेंटल ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड इंटेलिंग फिजिकल कॉग्निटिव एंड साइको सोशल चेंज। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच विकासात्मक संक्रमण है जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। बिल्कुल सही, इसको ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज कहा जाता है, एरिक एरिक्सन ने कहा है। सो तीनों ऑप्शन सही है। चौथा क्या? चिल्ड्रेन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स असर इन एक्सपीरियंस एडोलसेंस इन सिमिलर मैनर। विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। सो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा कथन सही नहीं है। अब ये सही क्यों नहीं? देखिए कुछ संस्कृतियों, कुछ कल्चर में 14-15 ईयर्स की एज में भी शादी कर दी जाती है, कुछ का मानना है 20 के बाद शादी होती है। सो कल्चरली डिफरेंस आ सकते हैं, सांस्कृतिक रूप से डिफरेंस रहेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ सही होगा।
Sujata participates eagerly in the dance competition only because she is interested in winning the first prize of cash. सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बात कर रहा है मोटिवेशन की। मोटिवेशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है आंतरिक रूप से या इंट्रिंसिक मोटिवेशन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक या बाह्य मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक वो मोटिवेशन है जिसमें हमें कुछ पाने की, कुछ प्रॉफिट ओरिएंटेड या किसी बाहरी चीज से लगाव होता है, उसी वजह से मोटिवेट होते हैं। इंट्रिंसिक वो है जो हमें खुद को आनंद प्रदान करता है, जो हमारे अंदर से आता है। तो यहाँ क्या सुजाता को फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश जीतने की रुचि है, एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 इंट्रिंसिक नहीं होगा। अगर सुजाता को डांस करना पसंद है इसलिए वो डांस करने जा रही, प्राइस का उसका कोई लेना देना नहीं, तो आंतरिक रूप से प्रेरित। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस एमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक्नॉलेज डिफरेंसेस एज एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल नहीं, याद रखिएगा डाइवर्सिटी या इंडिविजुअल डिफरेंसेस एज ए टूल यूज करना है। ये हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहती है, एनईपी कहती है, एनसीएफ कहती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे, हर एक इंसान सेम नहीं होता है। सो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। बी इनडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल नहीं। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है, हर एक प्रकार की डाइवर्सिटी डिफरेंसेस को इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना है। सो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा गलत होता है। कंसीडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, भिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। भिन्नताएं रहेंगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रहेंगे, सो उनको हमें एज अ बैरियर नहीं ट्रीट करना है। इम्प्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम, बिल्कुल नहीं। हम हमें रिजिड नहीं, फ्लेक्सिबल करिकुलम इंप्लीमेंट करना है। मींस बच्चों की जरूरत के हिसाब से करिकुलम में चेंजेस लाने हैं, और हमारे जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे वो भी इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर डाइवर्स होने चाहिए। जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान है। बताइए। चलिए देखते हैं। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। जीन पियाजे मानते हैं बच्चे क्या है? लिटिल साइंटिस्ट है, जो कि अपने नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करते हैं, इंटरेक्शन के थ्रू खुद रिसर्च करते हैं, खुद टास्क को ऑर्गेनाइज करते हैं, खुद टास्क को फिनिश करते हैं, उससे वो सीखते हैं। सो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, जीन पियाजे ये मानते हैं। सेकेंड है इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शन, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है, बिल्कुल नहीं। नॉलेज दिया हुआ होता नहीं, वो खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। जब भी कंस्ट्रक्टिविज्म की बात आएगी जिसमें वो बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, तो वो जीन पियाजे ने कहा है। को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स, देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने बात की थी, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सह निर्मित होता है। बात सही है, लेकिन ये जीन पियाजे के रेफरेंस में नहीं है, ये वाइगोत्स्की के रेफरेंस में है। मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कैप फोल्डिंग, ये क्या है? वाइगोत्स्की है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत होता है। A visual behavioral change that can be measured with reliability, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आप किसी के ज्ञान को इतनी विश्वसनीयता के साथ नहीं माप सकते कि आज 1 किलो ज्ञान था कल 2 किलो हो गया है, ऐसा नहीं है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन है। बताइए कैसा आकलन होता है? चलिए देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन दिया है डायनेमिक, गतिशील होता है।
बिल्कुल सही है। आपका असेसमेंट कैसा होना चाहिए? गतिशील, डायनेमिक होना चाहिए। डायनेमिक इन द सेंस है, जैसे कि आपने मान चलिए आपने 2 मंथ किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को पढ़ाया। अब मंथ के लास्ट में आप सिर्फ असेसमेंट कर रहे हैं। इससे आपको नहीं पता चलेगा कि बच्चा कितना सीख पाया, कितना नहीं। अगर आप बीच-बीच में असेसमेंट करते रहेंगे या आप बच्चे को आकलन कहेंगे हिंट दे करके, डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन डिजाइन करके, तो आप समझ पाएंगे कि लर्नर किस लेवल तक सीख सकता है, कहाँ तक उसको स्कैप फोल्डिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए। सो हमेशा आकलन कैसा होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्लासरूम के लिए बिल्कुल नहीं है। समेटिव असेसमेंट जो कि ईयर के एंड में होता है, ये क्लासरूम असेसमेंट नहीं है, ये ईयर के एंड में इसमें ग्रेड दिए जाते हैं। नॉर्मेटिव है जब मानक होता है, जैसे सीटेट के एग्जाम क्या है हमारा? नॉर्मेटिव असेसमेंट है, जिसमें आपका एक सेट होता है कि आपको इतने परसेंट मार्क्स लाने हैं, आप क्वालिफाइड है। Which of the following process is essential in meaning making of the information received from the environment and store it further in memory? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और उसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है? बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने मेमोरी में सेव करने के लिए? ऑप्शन देखिए। अटेंशन की बात हो रही है, ध्यान देना। अटेंशन बहुत जरूरी है। अगर आप सीख रहे हैं, जैसे ये क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, अगर आप अटेंटिव नहीं होंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, ये आपके मेमोरी में सेव नहीं होगा। डीके मतलब क्षय होना, इससे सेव नहीं होगा बल्कि डिलीट हो जाएगी मेमोरी। फॉरगेटिंग मतलब भूल जाना होता है, भूलने में कहाँ सेव होगी। रिट्राइवल पुनर्प्राप्ति मींस ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, आपने फिर से रिट्रीव की है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अटेंशन। ध्यान रखिए, हम अपने सेंसरी इनपुट के द्वारा किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, उसको इनकोड करते हैं, फिर अगर हम उसको रिपीट मोड में रिवाइज कहेंगे तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। ये प्रोसेस होता है किसी मेमोरी को सेव करने का। तो अटेंशन बहुत जरूरी पार्ट है। Which of the following is an example of a question that require students to analyze information? निम्नलिखित में कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है? बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं, जब बात होती है एनालाइज इंफॉर्मेशन की, तब हमें रेफरेंस लेना होता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने नॉलेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ लर्निंग को डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिवाइड किया है। चलिए अब देखते हैं। व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवेल? उपन्यास का कथानक क्या है? ये क्या है? वन लाइनर आंसर है। इसे क्या है? नॉलेज बेस है, इंफॉर्मेशन बेस, नॉलेज बेस है। सो ये हमारा एनालाइज नहीं है। व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवेल? ये क्या है? उपन्यास का विषय क्या है? ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग बेसिस है, ये भी एनालाइज बेसिस नहीं। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबलिज्म? ऑथर ने, लेखक ने प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं? इसमें क्या होगा? आपको प्रतीकवाद का उपयोग अगर डिफाइन करना हो, इसके लिए आपको एनालाइज करना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है? सही होता है। हु इज द प्रोटैगनिस्ट? नायक कौन है? ये भी क्या? इंफॉर्मेशन बेस है, नॉलेज बेस है। सो ध्यान रखेंगे, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्लियरली सेग्रीगेट करती है नॉलेज के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। शॉर्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्या आता है? हमारा एनालिसिस। शॉर्ट ऑर्डर थिंकिंग स्किल में क्या आएगा? नॉलेज, इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग या कंप्रीहेंशन। असर्शन रीजन बेस है। ट्रिक वही पुरानी रहेगी, पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे सही है कि नहीं, फिर बाद में दोनों के बीच में बिकॉज या क्योंकि लगा करके एक साथ पढ़ेंगे। चलिए, असर्शन है टीचर्स शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप्स एंड बायस। शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए। कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग मीन्स दैट टीचर्स आर रिफ्लेक्टिव। सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है कि एज अ टीचर जो भी हमारा स्टीरियोटाइप है या जिस चीज के लिए हम बायस हैं, क्या हमें उस पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तभी हम बच्चों को एक समान रूप से ट्रीट कर पाएंगे, अदरवाइज हम अनफेयर ट्रीटमेंट देंगे। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा है कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग
मीन्स CRT, टीचर आर रिफ्लेक्टिव। हाँ, इसका मतलब ये होता है जब कल्चर रिस्पॉन्सिव की बात आएगी, सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायित्व के रूप में बात आएगी, तो आपको रिफ्लेक्टिव होना ही चाहिए, रिफ्लेक्टिव होना पड़ेगा। सो हमारा क्या दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है। सो दोनों को एक साथ पढ़ के देखते हैं। शिक्षकों को अपने रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा का अर्थ है एक शिक्षक चिंतनशील हो। बिल्कुल सही है। सो हमारा दोनों सही है और दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है? देखिए, ये रिपीटेड पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। लास्ट वीडियोस में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था, तो यहाँ डायरेक्ट समझेंगे। कैरल गिलगन ने क्लियरली स्टेट किया कि कोलबर्ग ने जितने भी सैंपल लिए रिसर्च के लिए वो सभी मेल बेस्ड थे, तो उनकी जो थ्योरी है मोरल डेवलपमेंट की वो जस्टिस ओरिएंटेड है। जबकि फीमेल सैंपल लेने पे फीमेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होता है, वो है केयर नेचर। फीमेल क्या करती है? केयर गिवर होती है या केयर ज्यादा करते हैं। सो ये एक पर्सपेक्टिव कंप्लीटली मिसिंग है कोलबर्ग की थ्योरी में। सो कैरल गिलगन इसी बेस पे क्रिटिक करते हैं कि कोलबर्ग की थ्योरी फीमेल को रिप्रेजेंट नहीं करती है। सो पहला ऑप्शन है एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण से। एकदम सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोलबर्ग थ्योरी आएगी क्रिटिक को लेकर के कैरल गिलगन, सो फीमेल पर्सपेक्टिव रहेगा। उन्होंने फीमेल के कोई सैंपल नहीं लिए थे। नेक्स्ट असर्शन रीजन है, वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों का अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव्स द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। बताइए। चलिए देखते हैं सेम ट्रिक। पहले देखते हैं दोनों स्टेटमेंट। वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने के बच्चों का अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल सही है। जब हम रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हमारे कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस होते हैं, उससे क्या होता है हमें मल्टीपल नॉलेज मिलते हैं, मल्टीपल स्किल, मल्टी डायरेक्टेड इंटेलिजेंस डेवलप होती है। सो बिल्कुल सही, हमारा पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। बिल्कुल सही। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने ये डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिए। सो दोनों स्टेटमेंट सही, लेकिन दोनों स्टेटमेंट का कोई रिलेशन नहीं है। एक बात कर रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, दूसरा बात कर रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की। सो दोनों का कोई रिलेशन नहीं। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। Dyslexia is a condition which impact learners ability to। अपठन वैकल्य या डिसलेक्सिया एक स्थिति है जो शिक्षार्थी की क्षमता को प्रभावित करती है। बताइए। देखिए, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया, फिर से बात करते हैं। जब भी वर्ड आपको डिस दिखाई दे, इसका मतलब होता है डिसऑर्डर, और ये जितने भी डिसऑर्डर हैं ये सभी न्यूरोलॉजिकल हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक, बात हो रही लेक्सिया की या ग्राफिया, फैजिया, ट्रैक्सिया, ये सभी क्या है हमारे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ये सब डिसऑर्डर हैं। डिसलेक्सिया का मतलब होता है रीडिंग डिसऑर्डर, जब पढ़ने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। डिसलेक्सिया इज अ इमोशनल, नो। क्या है हमारा? न्यूरोलॉजिकल है। डिसलेक्सिया इज अ न्यूरोलॉजिकल। सो ऑप्शन नंबर 2 सही है। लिंक साउंड्स विथ सिंबल्स, रीडिंग डिसऑर्डर है। रीडिंग डिसऑर्डर मतलब है जैसे ए का साउंड होता है आ। ये एग्जांपल समझिए, जैसे वॉज लिखा हो, बच्चा उसको क्या पढ़ देगा? सॉ। डिफरेंट। बी को बच्चा डी पढ़ेगा, क्योंकि फोनोलॉजिकल या साउंड को लेकर के क्लियरेंस नहीं है, इसीलिए रीडिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। इन विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट डू चिल्ड्रंस रीजनिंग रिवॉल्व अराउंड द एथिक्स ऑफ लॉ।
कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है? बताइए। चलिए देखते हैं उससे पहले, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कोलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है जिसमें उन्होंने 3 लेवल बताए हैं और इन सभी 3 लेवल को उन्होंने 2-2 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसको उन्होंने 2 स्टेजेस में डिवाइड किए, पनिशमेंट अवॉइडेंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। पनिशमेंट अवॉइडेंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। पहले लेवल पे बच्चा या तो कोई मोरालिटी डेवलप होगी ताकि उसको पनिशमेंट ना मिले, या फिर वो खुद का उसमें इंटरेस्ट देखता है इसलिए उस काम को करता है। ये होता है लेवल 1 या प्री कन्वेंशनल। तो हमारा ऑप्शन बात क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड द एथिक्स ऑफ लॉ। सो पहला ऑप्शन हमारा गलत होगा। दूसरा लेवल होता है कन्वेंशनल लेवल, जहां पे बच्चा बात करता है सोशल अप्रूवल की, नाइस गर्ल गुड बॉय ओरिएंटेशन। और इसी की दूसरी स्टेज होती है लॉ। बच्चा बिलीव करता है कि लॉ में जो भी लिखा गया है, जो भी लॉ कह रहा है वो सही है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसे क्या है, सेकेंड लेवल की सेकेंड स्टेज है जो कि है कन्वेंशनल मोरालिटी। हेट्रोनोमस मोरालिटी, ऑटोनोमस मोरालिटी, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। A middle school teacher wants to enable meaningful learning by helping students to make connections between concept and real world applications. Which of the following activities would be an appropriate pedagogical strategy? एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? बताइए। चलिए देखते हैं। लेट द स्टूडेंट्स मेमोराइज टर्म्स एंड डेफिनेशन, छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने दे। इससे अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कहाँ डेवलप होने वाला है? रट लिए काम खत्म, और इसको तो एनईपी एनसीएफ सभी इसको कैंसिल करते हैं। सो पहला ऑप्शन गलत है। लेट द स्टूडेंट कंप्लीट वर्कशीट विद एमसीक्यूज, बहुविकल्पी प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने को कहें, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किए, इससे रियल कनेक्शन कहां बिल्ड होगा? आप वर्कशीट लिए, आप सॉल्व कर दिए। लेट द स्टूडेंट लर्न बाय द मेथड ऑफ एसआर कंडीशनिंग, विद्यार्थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सीखने को कहें। एसआर कंडीशनिंग का मतलब होता है जब कोई स्टिमुलाई होता है, कोई उद्दीपक होता है, उसको देख करके जो आप प्रतिक्रिया देते हैं, इसमें रियल लाइफ का कनेक्शन नहीं बिल्ड होता है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं बिल्ड होता है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत होता है। Let the student research on current issues in small groups and present their finding to the class. छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दों पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करने दें। बिल्कुल सही बात। जब बच्चे खुद से जाएंगे, प्रॉब्लम्स को देखेंगे, सीखेंगे, उनको टैकल करेंगे, तब रियल लाइफ लर्निंग होगी। वो कॉन्क्रीट प्रॉब्लम से डील करेंगे। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होता है। नेक्स्ट, which of the following does not exemplify an inclusive classroom? निम्नलिखित कौन से एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? बताइए। चलिए देखते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, विविध दृष्टिकोणों का समावेश, बिल्कुल सही है। जब आप डाइवर्स बैकग्राउंड से, डाइवर्स कल्चर से बच्चों को एक साथ इनकॉर्पोरेट कहेंगे, समावेशित कहेंगे, ये क्या होता है, समावेशी शिक्षा। शब्द से समझिए, समावेश या इनकॉर्पोरेशन, ये क्या है, इंक्लूसिव है, समावेशन, बात सही है। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, उचित समावेशन का पालन, बिल्कुल सही है। उचित समावेशन का पालन करने का मतलब होता है आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे बच्चों में, मल्टीपल स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन में टीचिंग करेंगे। ये क्या होता है, फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन। ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदित निर्देशन दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लर्नर डिफरेंट पेस में सीखता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सीखने की स्पीड सबकी अलग अलग होती है, तो अगर आप डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं तो बच्चों को सीखने में आसानी होती है।
एनकरेजिंग कॉम्पिटेटिव एथोस, बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल नहीं। इससे क्या होगा, आप टैग देंगे, एक टॉपर है, एक फेलियर है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेगा, और ये इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए बिल्कुल सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारा गलत होता है, और ऑप्शन में यही पूछा कौन सा इंक्लूसिव क्लासरूम का उदाहरण नहीं, सो ऑप्शन नंबर 4। आई होप ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय।